हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी। मैं आपका दोस्त अमित कपूर अपने यूट्यूब चैनल नपासा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम सामाजिक विज्ञान 9th चैप्टर शहरी जीवन में आजीविका पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपने इससे पिछले पार्ट में देखा था कि गांव में कैसा जीवन होता है, गांव के लोग अपनी आजीविका कैसे चलाते हैं, ऐसे हम इस पार्ट में देखेंगे कि शहर में किस तरीके के लोग रहते हैं और यहाँ पर क्या क्या रोजगार होते हैं और क्या क्या लोग काम धंधे करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। इसमें पहले ही चैप्टर में पहले ही पेज पे कुछ चित्र दिखा रखा है, ठीक है। इसमें एक व्यक्ति अखबार बेच रहा है, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही है, कारखाने खुले हुए हैं, ठीक है। और इसमें हमने देखा था एक चैप्टर में यहाँ पर खेती करते हुए लोग दिखाए थे, मछली पकड़ते हुए दिखाए थे, ठीक है। और अपना जो है जंगल में जाकर पशुपालन वगैरह करते हुए दिखाए गए थे, मजदूरी करते हुए दिखाए गए थे। परंतु शहरी जीवन जो है गांव के जीवन से बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें जो है बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ठीक है, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुली हुई हैं और दुकानें हैं, रोजगार है, बस स्टैंड बने हुए हैं और झाड़ू मारते हुए पक्की रोडों पे झाड़ू मारते हुए व्यक्ति दिखाए हुए हैं। इस चित्र में अखबार बेचता हुआ बच्चा दिखाया हुआ है, ठेले पे लोग जाते हुए दिखाए हैं और इसमें जो है एक बाल काटता हुआ व्यक्ति दिखाया हुआ है। तो जैसा कि हमने पिछले पाठ में कहानी के माध्यम से देखा था कि गांव का कैसा जीवन होता है, कलपट्टू गांव था पिछले लेसन में, उसमें हमने देखा था कि वहां पे जो है कुछ लोग अपना खेती करके मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे ही इस पाठ में भी कुछ कहानी दे रखी है जिसके माध्यम से हम शहरी जीवन को समझने की कोशिश करेंगे। आइए फिर इस पाठ की हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि 6 लाख से अधिक भारत में गांव हैं, ऐसे इसमें दे रखा है। भारत में 5000 से ज्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं, जैसे चेन्नई, मुंबई, कोलकाता जैसे। प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी अधिक लोग रहते हैं, ठीक है। ये बता रहा है कि 5000 से ज्यादा जो है टाउन है, ठीक है, और 27 जो है महानगर है, जो अब संख्या जो है महानगरों की बढ़ के 28 हो गई है। प्लस जो है दिल्ली और मुंबई में 1 लाख से ज्यादा की आबादी रहती है, इसमें कम दे रखी है, लेकिन अब जो है जनसंख्या के हिसाब से आबादी बढ़ चुकी है। कहते हैं कि शहरों में जिंदगी भी नहीं रुकती, मतलब कुछ शहर ऐसे हैं जिसमें 24 घंटे जो है लोग चलते रहते हैं। गांव में क्या है, 8 बजे 7 बजे के बाद कोई आपको बाहर नहीं दिखेगा। आप अपने गांव कभी गए हो तो देखना, ऑब्जर्व करना, ठीक है। और जो शहर है जैसे मुंबई है, दिल्ली है, तो यहाँ पे जो है 24 घंटे खाने पीने का आपको सामान मिल जाएगा और 24 घंटे कोई ना कोई या तो गाड़ी वगैरह चलती आपको नजर आ जाएगी या तो कोई टहलता हुआ बाहर नजर आ जाएगा, ठीक है। खाने पीने का सामान मिल जाएगा आपको। एक शहर में जाकर देखिए कि वहाँ लोग क्या काम करते हैं, क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोजगार में लगे हुए हैं। जैसे कि वहाँ पे खेती करके अपना गुजर बसर करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, दफ्तर खुले हुए हैं, तो लोग अपने दफ्तर में काम करते हैं और प्लस या तो छोटा मोटा मतलब फैक्ट्री खोल लेते हैं या दुकानें खोल लेते हैं। ये इनका जो है इनकम सोर्स है। वहां पे क्या था, खेती करके मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे लोग। यहाँ पे क्या खुद का बिजनेस है लोगों का, ठीक है। यहाँ पे जो है लोग खेती नहीं करते हैं, दफ्तर में जाते हैं या तो स्थायी नौकरी करते हैं, दुकान वगैरह बिजनेस वगैरह करके अपना रोजगार अपना जीवन यापन करते हैं। वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं, ठीक है। क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं, तो वही बता रहा है कुछ बातें, ठीक है। अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। सड़कों पर काम करना। यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसी बहन रहती है। मैं यहाँ गिनी चुनी बार आई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसी बहन मुझे घूमने के लिए ले गई थी। हम तड़के ही घर से निकल गए थे। जैसा ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुंह
वहाँ काफ़ी हलचल थी। सब्जी बेचने वाली रेहड़ी पर टमाटर, गाजर व खीरे सजाने में व्यस्त थे ताकि लोग देख सके कि उनके पास बेचने के क्या क्या सामान है। मतलब एक रेहड़ी पे वो घूमने के लिए बाहर निकले, एक रेहड़ी पे सुबह सवेरे जो है सब्जी खरीद के कोई व्यक्ति आया है और वो टमाटर खीरा वगैरह सजा रहा है अच्छे से, जिससे कि लोग आए और देखें और उसको खरीदें। तो वही वो बता रहे हैं, ठीक है। उसकी बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी। वह सुंदर रंग बिरंगे व तरह तरह के फूल बेच रही थी। हमने उसे लाल और पीला गुलाब खरीदा। सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था और वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहां से बसें जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। मतलब गांवों में क्या है, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। गांव से वो लड़की आई है शहर घूमने, ठीक है। तो वो बता रही है कि जैसे हम सवेरे निकले हैं तो वहां पे जो है एक व्यक्ति ठेला लगा रहा है सब्जी बेचने के लिए, उसी के बगल में एक व्यक्ति अखबार बेच रहा है जिसको सब घेरे बैठे हैं। वहीं पे एक फूल की दुकान है, वो गुलाब और रंग बिरंगे फूल बेच रही है। तो वही बता रही है कि गांव और शहर का डिफरेंट। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरा हुआ था। पास के पेड़ के नीचे मोची छोटे से टीन के बक्से से अपना सामान निकाल रहा था। वहीं सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे वालों की टिन व चिमटी ले जा रही थी। वहीं एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। हम उस जगह पर आ गए जहां रिक्शे वाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। हमने एक को बाजार जाने के लिए तय किया। बाजार वहां से 2 किलोमीटर दूर था, ठीक है। तो वही बता रहा है कि वो रिक्शे वाला जो है वो जाने के लिए अपना जो है 2 किलोमीटर दूर था। और इसमें एक कहानी दे रखी है, बच्चों की कहानी है। एक ठेले पे व्यक्ति सो रहा है, तो आइए इसको देखते हैं क्या है। बच्चू माझी एक रिक्शे वाला। मैं बिहार के एक गांव से आया हूँ जहां मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं। हमारे पास जमीन नहीं है। गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता था। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने यहाँ पुराना रिक्शा खरीदा और इसका पैसे किस्तों में चुकाया। यह काफ़ी साल पहले की बात है। मतलब जो बच्चू है वो गांव में रहता था, उसको रोजगार वगैरह नहीं मिला, मजदूरी वगैरह नहीं मिली, तो वो शहर में पलायन हो गया। हम अक्सर देखते हैं कि गांव से कुछ व्यक्ति अपने रोजगार वगैरह कमाने के लिए, अपने फैमिली को विकास करने के लिए वो गांव से शहर आते हैं। तो वही उसी की कहानी बता रखी है। रोज सुबह बस स्टॉप पर पहुंच जाता हूं और ग्राहक जहां भी जाना चाहे उन्हें वहां छोड़ देता हूं। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूं। मैं शहर की एक कॉलोनी में आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूं। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 10 से 30 रुपए तक देता है। जब तबीयत खराब हो जाती है तब मैं यह काम नहीं कर पाता। उसी दिन कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती। मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता हूँ। वे सब पास ही फैक्ट्री में काम करते हैं। रोज 300-400 रुपए तक मेरी कमाई हो जाती है, जिसमें 100 से 150 रुपए खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं। बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने गांव जाता हूँ। जो मेरा पैसा शहर से बचता है मैं परिवार को भेज देता हूँ। कभी
तबार मेरी बीबी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा पैसा कमा लेती है। तो वही वो बता रहा है कि वही गांव से नहीं आया है, बाकी और भी उसके साथ जो लोग हैं वो गांव से आए हैं और सभी जो है साथ में मिलके रहते हैं। ये बेचारा रिक्शा चलाता है और वो लोग जो है फैक्ट्री में काम करते हैं। ठीक है, तो वही बता रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन भी रखा है, बच्चू माझी शहर में क्यों आया था? कि उसको गांव में काम नहीं मिला इसलिए आया। बच्चू माझी परिवार के साथ क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि अगर वो गांव में रहेगा तो उसके परिवार भूखा मर जाएगा। ठीक है, किसी सब्जी बेचने वाले या ठेला वाले से बात करिए और पता लगाइए कि वे अपना काम कैसे करते हैं। तैयारी, खरीदारी, बेचना, मतलब मंडी में कैसे वो जाते हैं, कैसे वो सामान खरीदते हैं, फिर वो कैसे जो है अलग अलग सब्जियों को छांटते हैं, कौन सी सही है कौन सी खराब है, और कैसे फिर वो अपना गली गली जाके उसको बेचते हैं। तो ये आप लोग पता लगाइए कैसे क्या है। ठीक है, बच्चू माझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीजें देखते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। वे स्वरोजगार में लगे हैं, उनको कोई दूसरा व्यक्ति काम नहीं देता। यहाँ पे एक और चित्र दे रखा है जिसमें कुछ बर्तन वगैरह है, एक ठेला है। तो ये आप अपनी किताब में देखेंगे। ठीक है, आइए इस कहानी को आगे देखें। इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद रोजगार बनाते हैं कि कितना माल खरीदना और कहाँ वह कैसे अपनी दुकान लगाएं। उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं, कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डब्बे या बॉक्स पर कागज फैलाकर दुकान बन जाती है, या खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा देते हैं। वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चलाते हैं। आपने देखा होगा कि आप लोग बाहर घूमने गए होंगे तो फुटपाथ पे कोई गत्ता या कोई पन्नी या कुछ बिछाकर कुछ सामान बेच रहा होगा। तो वही बता रहे हैं कि जो है गांव से कुछ लोग आते हैं, उनको रोजगार वगैरह नहीं मिलता है, तो वो छोटा मोटा सामान जो है पटरी के किनारे अस्थायी दुकान लगा के अपना बेचना स्टार्ट कर देते हैं। उनको पुलिस वाले कभी अपनी दुकान हटाने को कह देते हैं। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती, कोई ऐसी भी जगह नहीं है जहां ठेले वालों को घुसने नहीं देता। मतलब वो कह रहे हैं कि ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे ठेला वगैरह लगाने से मना कर देते हैं, या कोई कॉलोनी वगैरह ऐसी होती है जहाँ पे ठेला वगैरह घुसने की इजाज़त नहीं होती। ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीज़ों को खरीद कर, साफ करके, छाट कर बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वह ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे हैं। मतलब जो अहमदाबाद शहर है गुजरात का, उसमें 12% जो लोग हैं वो वहाँ पे सड़कों पे काम रोजगार कर रहे हैं। तो वो बता रहे हैं। ठीक है, हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता है। मतलब जो हम देखते हैं कभी कभार जो रोड और सड़कों पे लगा लेते हैं तो फिर जो है सड़क की जमीन घिर जाती है, तो वो जो है अपना आने जाने में दिक्कत होती है, वो बता रहे हैं। लेकिन कई संस्थानों के प्रयास से अब इनको सभी के लिए उपयोगी आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। कानून में बदलाव आने से इनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलियों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाएंगे। यहाँ भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उन समितियों में रखे
जाएं जो इन मुद्दों पर निर्णय लेंगे। मतलब वो कह रहे हैं कि जो इनको भीड़ भाड़ और इनको आव्यस्त करने वाले उसमें देखा जाता था, लेकिन अब क्या है, ऐसा नहीं है। अब जो है समय के साथ साथ सरकार इनके बारे में भी सोच रही है और ऐसा नियम कानून बनाएगी कि इनको अलग सेपरेट जगह दी जाएगी जहाँ पे अपना सामान बेच सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक लड़की दिखा रखी है, कुछ प्लेट लेकर खड़ी हुई है सामने। ठीक है, अब इसके बारे में कहानी देखेंगे कि इसकी क्या कहानी है। बाजार में जब हम बाजार पहुंचे तो दुकानें अभी खुलनी शुरू ही हुई थी, लेकिन त्योहार के कारण वह बहुत भीड़ हो चुकी थी। वह मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानें भी कतार पर थी। एक कोने में दांत के डॉक्टर का क्लिनिक था। मेरी मौसेरी बहन ने मुझे पहले से ही समय ले रखा था। हम वहां पहले पहुंच गए जिससे हमारी बारी ना चली जाए। हमने थोड़ी देर एक कमरे में इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर ने उनके दांत का परीक्षण किया और दांत का छेद भरने के लिए अगले दिन आने को कहा। वह बहुत डर गई थी क्योंकि उसने सोचा कि एक तो वह अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ा। डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़े एक शोरूम पर गए। मतलब सिले हुए कपड़े के शोरूम पे गए हैं वो डॉक्टर के बाद, क्योंकि मैं कुछ सिले कपड़े खरीदना चाहती थी। इस शोरूम की 3 मंजिलें थी और हर मंजिल पर अलग तरीके के कपड़े थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुंचे जहां लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। मतलब जो गांव है उसमें इतनी बड़ी बड़ी दुकानें नहीं होती है, वहां पर जो है इतने शोरूम नहीं होते हैं, तो वो शहरों का डिफरेंस बता रही है। बड़ी दुकान में हरप्रीत पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी दुकान पर काम करते थे। एतवार को और त्योहारों के समय मैं और मेरी माँ उनकी मदद करने जाते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यहाँ शोरूम चलाते हैं। ठीक है, वंदना। हमने कुछ साल पहले ये शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ। मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाए यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इन बात पर ज़्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजाकर रखा जाए। हमने अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहर जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ें रखनी पड़ती है। हम विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टीवी व रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं। अभी तो यह शोरूम किराए पर है, पर हम इसे जल्द ही खरीद लेंगे। जब से यहाँ बाजार आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाजार बन गया है, तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। हमने एक कार खरीद ली है और पास ही सोसाइटी में एक फ्लाइट भी ले लिया है। हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर के बाजारों में अपनी दुकानें हैं। ये दुकानें छोटी बड़ी हैं और लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या परिवार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते, लेकिन खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं। वे पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। उदाहरण के लिए इस बाजार में दुकानें बुधवार को बंद रहती है। इस बाजार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक इत्यादि की सेवाएं देते हैं। तो वही बता रहे हैं कि शहर में जो है लोग जो है खेती वगैरह नहीं करते हैं। उनका रोजगार जो है जैसे छोटे मोटे उन्होंने बिजनेस कर लिए हैं,
छोटी मोटी दुकानें खोल ली हैं और दफ्तर भी खुले हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। और साथ ही जो है वहाँ पे बैंक वगैरह भी हैं और व्यापार वगैरह करते हैं, वो सब बता रहे हैं। फैक्ट्री में मतलब वहाँ पे जो है फैक्ट्रियाँ भी हैं, गांव में फैक्ट्री वगैरह नहीं होती। मैं अपने एक कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी जो मुझे एक खास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है जो एक कपड़े सिलाई की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़े। बस खचाखच भरी हुई थी, हर स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे और कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे एक कोने पर खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में मेरा भुर्ता ना बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज ऐसे कैसे सब्र कर लेते हैं। जैसे ही फैक्ट्री के पास पहुंचे लोग उतरने लगे। हम भी एक मोड़ पर उतर गए। जान में जान आई। मोड़ पर बड़े सारे लोग समूह में बैठे थे। वे कुछ टिककर खड़े थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार उनसे बात कर रहे थे। वो रेट को लेकर तालमोल कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया कि यह लेबर चौक है कहलाता है। ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं। कुछ जहाँ भवन बन रहे होते हैं वह मजदूरी करते हैं, कुछ बोझा ढोते हैं और कुछ ट्रकों से सामान उतारते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइपलाइन के लिए खुदाई का काम करते हैं। लेकिन हमने हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे हजारों अनिश्चित मजदूर शहरों में है। हम फैक्ट्रियों में घुसे और अपने पाया कि वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे। उनमें ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी ना खत्म होने वाली पंक्तियाँ थी। जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसे बहुत सारी मशीनें थी जो कपड़े तैयार हो रहे थे। वे कमरे में एक तरफ के लगाए जा रहे थे। हमने निर्मला को ऐसे ही जगह पर पाया। वह मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हो और उसने वादा किया कि मेरे कपड़े पर जरी का काम कर देगी। ये देखिए, ये शायद निर्मला की फोटो दे रखी है। ये मशीन पे बैठी है और ये काम कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो दिहाड़ी मजदूर का हमने देखा, ये दिहाड़ी मजदूर बैठे हुए हैं और ये गांव से आते हैं काम और रोजगार की तलाश में। जब इनको काम वगैरह नहीं मिलता है तो वो दिखा रखा है इसमें, आप अपनी किताब में देख सकते हैं, ठीक है। आइए इस कहानी को आगे देखें। निर्मला कपड़े नियात वाले एक कपड़े में दर्जी का काम करती है। जिस फैक्ट्री में हम गए थे काम करते हैं वह अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्म कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल निर्मला पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर वह 9 से सुबह काम शुरू करती है और रात के 10 बजे तक ही काम निपटा पाती है। कई बार और भी देरी हो जाती है। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी का होता है तो उन्हें एतवार को भी काम पर जाना पड़ता है। निर्मला को रोज 8 बजे काम करने के 280 रुपये मिलते हैं और अतिरिक्त काम करने पर 100 रुपये देर तक काम करने का भी मिलता है। जून तक काम खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाला दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उनके पास काम नहीं रहता है।
निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम करने में लगे हुए हैं। मतलब उनको काम पर तभी आना है जब मालिक को ज़रूरत होती है। उनको रोज़गार तभी मिलता है जब मालिकों को बहुत सारा काम मिल जाता है या फिर खास मौसम में काम मिलता है। साल के बचे कुछ समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह ही नौकरी स्थायी नहीं है। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थिति के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती। अगर कोई बुरा व्यवहार करते उनके बचाव के लिए कुछ नहीं होता। वो कहते हैं अगर कोई उनसे सवाल जवाब पूछता है कि भाई हमारे को देर तक क्यों रुकना पड़ता है, हमें क्यों निकाल रहे हो या हमें काम क्यों दे रहे हो, मेहनत मजदूरी कम क्यों मिल रही है, तो जो वहाँ का मालिक है वो उनको निकाल देता है। ठीक है, उनकी कोई रोजगार जो है पक्का नहीं है। उनसे बहुत लंबे समय तक रोजगार काम करने की उम्मीद रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले करखों की यानी पर लूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रात की पालियों में 12-12 घंटे काम करते हैं। उन्हें 8 घंटे से ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती। तो बता रहे कुछ फैक्ट्री मालिक है 12 घंटे काम ले लेते हैं, लेकिन उनको जो है वो जो है 8 घंटे का ही रोजगार देते हैं। अगर वो बोलेंगे तो उनको निकाल दिया जाता है। तो उनकी मजबूरी है काम करना। अब ये देखते हैं हम कुछ दफ्तर, कोई कॉल सेंटर वगैरह कुछ दे रखा है। ठीक है, हमने फैक्ट्रियों के बारे में जान लिया और जो रेहड़ी पटरी लगाते हैं उनके बारे में जान लिया और दुकान और मॉल के बारे में जान लिया। ठीक है, अब ये दफ्तर की बारी आ गई जो शहरों में नियमित होते हैं। ठीक है, दफ्तर में मेरी मौसी सुधा यानी मार्केटिंग मैनेजर है। मतलब जो उसकी मौसी है सुधा की, जो लड़की गांव से शहर आई है, वो मार्केटिंग मैनेजर है और वो दफ्तर में काम करती है। उन्होंने हमें शाम 5:30 बजे पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा था। हमने सोचा कि देर ना हो जाए इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया, जिसमें हमें बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया। उनका दफ्तर ऐसी जगह था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे, कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ। मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मार्केट मैनेजर का काम करती थी। बिस्कुट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते थे। मौसी 50 विक्रेताओं मतलब सेल्समैन के लिए काम का निरीक्षण करती है जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उन्हें भुगतान इकट्ठा करते हैं। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया है और वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती है। वे उनकी प्रगति देखती है और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती है। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजनाएं बनानी होती है और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती है। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है और वह बिस्कुट कंपनी की स्थायी कर्मचारी है। वे यह उम्मीद रख सकती है कि नौकरी लंबे समय तक चलेगी। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फायदे भी मिलते हैं। बुढ़ापे के लिए बचत, उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि फंड में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से मतलब जब नौकरी से वो रिटायर हो जाएंगी तो वो जो है उनको पेंशन मिलेगी। ठीक है, छुट्टियां, एतवार और राष्ट्रीय त्योहार के दिन छुट्टियां भी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सक की सुविधाएं, कंपनी एक सीमा
तक कर्मचारी और उनके परिजनों के इलाज का खर्च भी उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टियां मिल जाती है। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों में, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारियों की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर, फैक्ट्री में काम करते हैं। उनका काम भी तय होता है, उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो उन्हें भी अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता। आखिर दिन खत्म हुआ और हम मौसी की कार में थकी मंदी बैठी हुई थी, लेकिन आज बहुत मजा आ गया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं। वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहर जीवन को बनाए रखता है। तो दोस्तों, हमने कुछ कहानियों के थ्रू देखा कि शहर में क्या क्या रोजगार होता है। ठीक है, तो हम जो है गांव और शहरों में डिफरेंट देख लेते हैं आखिरी बार। ठीक है, ये बुक का आखिरी चैप्टर था। जैसे गांवों में हमने देखा था कि लोग खेती करते हैं, ठीक है, मछली पालन करते हैं, पशुपालन करते हैं और अपने जो है रोजगार करते हैं। ठीक है, और उसी की तरह जो शहर में हमने पहली कहानी देखी, एक सड़कों पर ठेली वगैरह जो लगाते हैं, सब्जी वब्जी बेचते हैं, एक उनकी कहानी देखी। उसी की तरह हमने दूसरी कहानी देखी बिच्छू माझी की, जो रिक्शा चलाता है, अपना रोजगार वगैरह जो गांव से शहर में आया था और रिक्शा वगैरह चला के अपना जीवन यापन करता है। और दूसरा जो है जो खाने के पकवान वगैरह और सामान वगैरह जो बेचते हैं, उनकी कहानी देखी। चौथी कहानी हमने देखी इसके अंदर जो दुकान वगैरह लगाते हैं, फैक्ट्री और मॉल वगैरह में कपड़े वपड़े देखते हैं। ठीक है, और पांचवी कहानी हमने देखी सिलाई मशीन वगैरह जो फैक्ट्री वगैरह में लोग काम करते हैं। ठीक है, उनको भी जो है मालिक से वो अपनी आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं, चाहे उनसे ज्यादा काम दिया जाए, चाहे उनको काम दिया जाए ना दिया जाए, तो वो उनसे जो है उनका शोषण होता है। लेकिन वो जानबूझ के उनसे नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता है अगर वो बोलेंगे तो उनको जो है काम नहीं मिलेगा और उनको निकाल दिया जाएगा और उनके लिए कोई बोलने के लिए भी नहीं है। और छठी कहानी हमने देखी कि कुछ लोग जो है स्थायी रूप से कंपनी में काम करते हैं, सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, उनको जो है हर तरीके की फैसिलिटी मिलती है। जैसे अगर वो बीमार होते हैं तो कंपनी द्वारा उनका खर्च भी उठाया जाता है, और अगर वो छुट्टी भी उनको दी जाती है 30 त्योहार की। और ऐसा नहीं है कि अगर कम काम है तो उनको निकाल दिया जाए, ज्यादा काम है तो उनको फिर रख लिया जाए। उनकी स्थायी रूप से है, उनको चाहे काम मिले चाहे ना मिले, काम वो करें चाहे ना करें, ठीक है, लेकिन उनको जो है बंदी सैलरी मिलती है। तो यही हम गांव और शहरों का अंतर देखते हैं कि गांव में जो है खेती बाड़ी पे लोग निर्भर हैं, लेकिन शहर में ऐसा नहीं है। शहर में फैक्ट्रियां खुली हुई हैं, दुकानें खुली हुई हैं, बड़ी बड़ी रोड है और यातायात के साधन हैं और सुख सुविधाएं हैं और बड़ी बड़ी रहने के लिए लोगों के लिए मकान बने हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया हो, और ऐसी आगे मेरी वीडियो के साथ जुड़ें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।